तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे लगभग जितनी भी कहानियाँ सुनाई, कुछ एक को आप हटा दीजिए तो हर कहानी लगभग 1-2 दिन पहले पुरानी होती थी। इस वजह से कहानी में आखिर में क्या हुआ वो तमाम चीज़ें आपको बता नहीं पाता था। यानी जो कातिल है वो पकड़ा गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पूरी जो मर्डर मिस्ट्री है वो सुलझ गई। लेकिन फिर उस कातिल का अंजाम क्या हुआ, और बिना अंजाम जाने कहानी एक तरह से अधूरी मानी जाती है। लेकिन आज जिस कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी शुरुआत से लेके कातिल के अंजाम तक है। क्योंकि अभी आज एक कत्ल के मामले में 3 कातिलों को उम्र कैद की सज़ा मिली। तो क्या वजह थी, कत्ल क्यों हुआ, कैसे सबूत इकट्ठा हुए और फिर इतने सालों बाद कैसे फैसला आया, 5 साल लग गए। तो क्या कुछ हुआ था, पूरी कहानी आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से हाजिर है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है सोनीपत से। सोनीपत में एक गांव है, बुसाना गांव। और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था, ठीक ठाक परिवार था। परिवार में एक 28 साल का लड़का जिसका नाम है विजेंद्र, वो भी रहा करता। विजेंद्र के जो फादर थे बलजीत, बाकी उनकी माँ थी, बाकी भाई बहन थे। विजेंद्र ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, एक मिठाई की उसकी दुकान थी, छोटी सी दुकान पे अपना काम चलाता था। शादी हो गई थी, मिठाई की दुकान से ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे, बस एक था कि रोजी रोटी का एक साधन था। इस वजह से विजेंद्र की जो पत्नी है वो सिलाई कढ़ाई का भी काम करती थी। ऐसे ही ज़िंदगी उनकी चलती रही। लेकिन अचानक से सारी चीज़ें जब ठीक चल रही थी, 2 नवंबर साल 2019 को जो विजेंद्र है अपने घर से गायब हो जाता है। अब विजेंद्र अपने घर से गायब हुआ। गायब होने के बाद माँ बाप परेशान हुए, उन्होंने ढूंढना शुरू किया। विजेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं। देखते देखते पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि विजेंद्र गायब है। विजेंद्र के बारे में आसपास के लोगों ने भी पता करना शुरू किया कि किसी के घर तो नहीं चला गया। दुकान पे भी जाके देखा, वहाँ भी कोई जानकारी नहीं। इधर दोस्तों रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर ली, वहाँ भी कोई जानकारी नहीं। तब इधर जब 2 तारीख से विजेंद्र गायब हुआ, कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। देखते देखते 3 तारीख आ गई। फ़ोन करके देख लिया, दोस्तों से पूछताछ कर ली, रिश्तेदारों के यहाँ पड़ताल कर ली, विजेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं। तो फिर घर वालों ने पुलिस स्टेशन का रुख किया। जो विजेंद्र के माँ बाप हैं वो थाने जाते हैं। जाने के बाद विजेंद्र की जो मिसिंग कंप्लेन है वो दर्ज करवा देते हैं। अब विजेंद्र की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई। कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस वालों ने ढूंढना शुरू किया। आसपास के इलाकों में पूछा, गांव वालों से भी पूछताछ की कि विजेंद्र आखिरी बार कहाँ गया था, किसके साथ गया था। इधर जो दोस्त यार थे उनसे भी पूछताछ कर ली, विजेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं। पुलिस वालों ने भी अब जो बस स्टैंड थे, जो रेलवे स्टेशन था, उन तमाम जगहों पे विजेंद्र की जो तस्वीर है वो चस्पा करवा दी। साथ ही कहा कि अगर ऐसी शख्स का कोई इंसान दिखाई दे तो आप लोग इत्तला कीजिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह थे उसमें भी इन्फॉर्म कर दिया। देखते देखते 3 तारीख की शाम हो गई। विजेंद्र को गायब हुए टोटल 24 घंटे गुजर चुके थे। परिवार वालों ने अपने तरीके से खोजबीन कर ली। पुलिस वाले भी जो कुछ कर सकते थे वो कर ही रहे थे। इसी बीच 3 तारीख को फिर से पुलिस स्टेशन की घंटी बजती है और इस बार मामला कुछ और था। दरअसल इसी गांव में आग लग जाती है। आग एक पराली में लगी थी। अब आग लगी, आग लगने के बाद फौरन गांव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी डालना चालू किया, लेकिन जो पराली थी, जो भूसा रखा था, जो वो तमाम चीज़ें रखी थी, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में थे कि आग काबू में ही नहीं आ रही थी। गांव वाले लगातार कोशिश कर रहे थे। हैरान भी थे कि नवंबर के महीने में जहाँ इतनी ठंड है, इतना कोहरा है, मौसम इतना नम है, आग कैसे लग गई। इसके बाद अब आग को जैसे तैसे करके बुझा रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी पहुंच गए, उन्होंने भी बुझाने की कोशिश की। कई घंटे लग गए। लगभग शाम को 7 या 8 बजे आग लगी थी। लगभग 10 बज गए। 2 घंटे तक लगातार वो जो गट्ठर रखे थे जलते रहे, सुलगते रहे। आग पे काबू पाया नहीं गया। गांव वालों ने जब भरसक कोशिश की और 10 बजे तक आग बुझा ली गई, तो फिर गांव वालों ने चेक किया, आग को इधर उधर हटाया। चूँकि जब पुआल और ऐसी जगहों पे आग लगती है पराली में, तो इन पे काबू पाने का सबसे सही तरीका होता है कि उन्हें कभी गट्ठर में ना रहने दिया जाए, यानी उनको खोल के अलग कर दिया जाए।
एक गट्ठर रहेगा तो बुझाना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें धुआं ज़्यादा होता है, सिंगल सिंगल रहता तो मुश्किल कम होता है। तो जब आग पे लगभग काबू पा लिया गया, उसके बाद उन गट्ठरों को अलग किया गया, तो फिर इसी बीच एक गांव वाले की नज़र किसी चीज़ पे जाके टकराती है, और जैसे ही ये नज़र टकराती है फ़ौरन वो चीखने लगता है, और चीखने के बाद वहाँ से भागता है। अब ये चीज़ आसपास के जब लोग देखते हैं, देखने के बाद फ़ौरन वहाँ जाते हैं जहाँ से वो भागा था, तो वो भी देखने के बाद दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस पराली के अंदर से 2 इंसानी पैर मिले थे। शरीर का बाकी अंग जल गया था, बस पैर बच गया था। अब जैसे ही पैर के मिलने की सूचना मिली, पुलिस स्टेशन में फ़ोन गया, पुलिस भागी आई। अब पैर देखा, न कोई धड़ है न कोई शरीर है, बाकी हिस्सा जल गया, पैर भी लगभग जल गया। लेकिन इत्तेफाक से वो दबा रह गया और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई धुएं की वजह से। तो जो पराली थी उस हिस्से की जली नहीं, और इस वजह से जो पैर था वो बचा रह गया, बाकी पूरा शरीर जल गया था। अब एक पराली में यूं ही आग लगना और आग लगने के बाद 2 इंसानी पैर मिलना पूरे इलाके में हड़कंप मचा देता है। पुलिस वाले फ़ौरन उन पैरों को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद पोस्टमार्टम भी क्या ही करें, लेकिन जो कुछ बचा था उसी के हिसाब से पोस्टमार्टम करवाते हैं। सवाल था कि आखिर ये पैर किसका है। पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, लेकिन अब पैर के हिसाब से पहचान हो कैसे कि ये पैर किसका है। पुलिस वाले अपने तरीके से पता कर रहे हैं, लेकिन अब 2 पैर वो भी जले चुके, ना कोई सबूत, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना ही कोई और चीज़, ना शक्ल, ना कपड़े। तो 2 पैर के हिसाब से शिनाख्त कैसे हो। तब पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, पहले जितने मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुए हैं उनको चेक करते हैं, अगर वही मामला बन जाए तो शायद ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। पुलिस वालों ने मिसिंग कंप्लेन वगैरह चेक की कि कौन गायब है, कैसे गायब है। तो उन्हीं कंप्लेनों में से एक कंप्लेन विजेंद्र की भी मिसिंग की थी। पुलिस वालों ने सोचा कि चलो मान लेते हैं कि विजेंद्र की है, लेकिन अब शिनाख्त कैसे हो। 2 जले हुए पैर और एक गायब इंसान के बीच क्या संबंध। बहरहाल पुलिस वालों ने डीएनए टेस्ट कराने की सोची। विजेंद्र के फादर का डीएनए लिया गया, साथ ही जो दोनों पैर मिले थे उन दोनों के डीएनए को मैच कराया गया। जब फॉरेंसिक में भेजा गया तो संयोग से जो डीएनए था वो मैच कर जाता है, यानी ये जो दोनों पैर थे ये विजेंद्र के ही थे। अब जैसे ही पैर की पहचान हुई, यानी ये जो गायब शख्स था विजेंद्र, उसकी लाश थी। अब फौरन मामला पलट गया। अब तक पुलिस वाले विजेंद्र की जिंदे हालत में तलाश कर रहे थे। इधर 2 पैर मिला, उसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला ये किसी और के नहीं विजेंद्र के हैं। तो अब पूरा मामला कत्ल का। फौरन विजेंद्र के जो फादर थे बलजीत, वो थाने जाते हैं। जाने के बाद कत्ल के लिए मुकदमा दर्ज करवाते हैं अज्ञात लोगों के खिलाफ। जांच पड़ताल शुरू होती है। सबसे पहले विजेंद्र के जो फादर थे बलजीत, उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको किसी पे डाउट है। जब ये सवाल बलजीत से पूछा गया तो बलजीत ने साफ शब्दों में मना कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे किसी पे कोई डाउट नहीं है। इसके बाद और पड़ताल हुई कि क्या किसी से कोई रंजिश थी, किसी से कोई पैसे का लेन देन था। लेकिन तमाम सवाल विजेंद्र के फादर से पूछे गए। तमाम सवालों के जवाब में विजेंद्र के फादर ने सिर्फ वही जवाब दिया जिससे कोई बात आगे ना बने। पुलिस वाले परेशान थे, क्योंकि जिस हिसाब से ये कत्ल हुआ था ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती नहीं हैं। यानी कत्ल, लाश तो आम बात है, लेकिन कत्ल होना और इस तरह से लाश जला देना और सिर्फ 2 पैर मिले। तो पुलिस वालों को जब विजेंद्र के फादर से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने फिर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की कि क्या किसी ने पराली के इर्द गिर्द किसी को देखा है, इस उम्मीद में कि शायद कोई जानकारी या फिर कोई सबूत मिल जाए। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे। दिन गुजरता चला गया, ना ही कहीं से कोई सबूत मिला, ना ही कहीं से कोई सुराग मिला। लेकिन अंत में जब कहीं से कुछ नहीं मिला तब पुलिस वालों के जहन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना विजेंद्र की कॉल डिटेल खंगाली जाए और शायद कॉल डिटेल से कोई मदद मिले। लिहाजा पुलिस वाले विजेंद्र की कॉल डिटेल खंगालते हैं। जब कॉल डिटेल खंगालते हैं तो उस कॉल डिटेल में भी कुछ ऐसा नहीं। हाँ, एक नंबर मिलता है और ये नंबर बगल में रहने वाली एक महिला का था जिसका नाम था उर्मिला। अब उर्मिला का नंबर मिला। अब आमतौर पे हम लोग जब कहानियाँ सुनाते हैं या फिर सुनते हैं तो एक चीज़ आता है कि जब कॉल डिटेल में किसी का नंबर मिल गया तो बस उसको उठा लो, पूछताछ कर लो। लेकिन एक पुलिस महकमे के लिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। आमतौर पे हो सकता है कि किसी का कत्ल हो और वो किसी से भी बात करे,
लास्ट टाइम बाय डिफ़ॉल्ट किसी का भी कॉल हो सकता है, माँ का हो सकता है, पिता का हो सकता है, पड़ोसी का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, बॉस का हो सकता है। तो इस हिसाब से डाउट करके किसी को उठा के शक्ति से पूछताछ नहीं की जा सकती, क्योंकि मरने से पहले अगर हाथ में फ़ोन है तो किसी न किसी से तो कभी ना कभी बात हुई ही होगी, कोई ना कोई कॉल तो आखिरी होगा। लेकिन अब आखिरी कॉल के हिसाब से किसी को कातिल मान लेना, ये भी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बहरहाल जब एक नंबर मिलता है पड़ोस में रहने वाली उर्मिला का, तब पुलिस वाले उर्मिला का बैकग्राउंड खंगालते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि उस उर्मिला और इस विजेंद्र के बीच क्या संबंध, इसने कॉल क्यों किया होगा। तो जब ये पता किया गया तो कुछ लोगों ने बताया कि जो उर्मिला है वो विजेंद्र की वाइफ की फ्रेंड है, हो सकता है कि उसी के लिए किया हो। अब दोनों फ्रेंड हैं तो फिर इसमें कोई डाउट भी नहीं। उसके बाद फिर विजेंद्र की वाइफ से पूछा गया कि क्या आपसे बात हुई थी। विजेंद्र की वाइफ ने कहा नहीं, मुझसे बात नहीं हुई थी और मेरी उसकी अब ज़्यादा बात भी नहीं होती। अब ये सवाल जब का जवाब मिला उर्मिला की जो फ्रेंड कहा जाए या फिर जो विजेंद्र की वाइफ है उसने दिया, तब पुलिस वालों ने पूछा क्यों। तो उस पर विजेंद्र की वाइफ ने कहा कि उसका जो कैरेक्टर है वो सही नहीं है। अब ये शब्द जब विजेंद्र की वाइफ ने कहा, पुलिस वालों ने सुना, तब उन्हें कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने पूछा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब उसने कहा कि चूँकि ये मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। अब इतना काफ़ी था उर्मिला से पूछताछ करने के लिए। पुलिस की टीम जाती है, जाने के बाद उर्मिला को उठाती है। उठाने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो शुरुआती पूछताछ में उर्मिला तमाम इधर उधर की बातें करती है, लेकिन उसके लहजे में वो लड़खड़ाहट, बोलने का अंदाज जब गड़बड़ हुआ तब पुलिस वालों को लग गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। उन्होंने फिर उर्मिला से सख्ती से पूछताछ करने की सोची। उसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तब उसने अपना एक बाले जुर्म भी किया और पूरी कहानी बताई। दरअसल जो उर्मिला है अक्सर सिलाई कढ़ाई के लिए विजेंद्र की वाइफ के पास जाया करती थी। जाने के दौरान कई बार उससे मुलाकात हुई, कई बार ऐसा हुआ कि विजेंद्र भी वहाँ बैठा रहता। इसी दौरान विजेंद्र और उर्मिला के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। इधर जो उर्मिला का पति था खुशीराम, ये बाहर रहता, तो अक्सर इन दोनों के बीच बातचीत हुई। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो, छुपाए छुपता नहीं। तो इस बारे में कहीं से उर्मिला के घर वालों को भनक लग जाती है। घर वालों को भनक लगी, घर वालों ने विरोध किया और कहा कि नहीं बात करनी है। उर्मिला को भी लगा कि चलो ठीक है, नहीं करते हैं बात। विजेंद्र से उसने बातचीत बंद कर दी। इधर विजेंद्र से जब बातचीत बंद हुई, विजेंद्र ने कोशिश की बात करने की, पूछा कि भैया क्या हो गया। उर्मिला ने पूरा मामला बताया। तो विजेंद्र ने उसको समझाने की कोशिश की कि देखो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, मैनेज करो, बातें हो जाएंगी। अब ये तमाम चीज़ जब उर्मिला के पति खुशीराम को पता चलती है तो वो खुन्नस खा जाता है और उसके दिमाग में आता है कि ये तो मेरी बीवी को भड़का रहा, अब इसका कुछ इलाज करना होगा। तो फिर क्या, तो फिर इसके लिए उसने अपने भाई प्रताप को शामिल किया और उसको पूरा मामला बताया और कहा कि ऐसे ऐसे बात है और कुछ करना पड़ेगा। तब प्रताप खुशीराम मिलकर प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ साथ फिर उर्मिला से कहते हैं कि काम करो, तुम बुलाओ उसको। उर्मिला फ़ोन करती है विजेंद्र के पास और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। अब विजेंद्र जो कई महीनों से बातचीत नहीं किया था, जो मिला नहीं था, मिलने का नाम सुनते ही एकदम खुश हो जाता है। खुशमिजाजी के साथ भागा भागा आता है। घर के अंदर जैसे दाखिल होता है, फ़ौरन जो प्रताप है उसके ऊपर हमला करता है, यानी उर्मिला का देवर। हमला करने के बाद उसका गला दबाता है। इधर जो खुशीराम था वो हाथ में एक डंडा लेके बैठा था। जैसे ही प्रताप गला दबा के उसको गिराता है, खुशीराम फ़ौरन उस डंडे से विजेंद्र के प्राइवेट पार्ट पे वार कर देता है। अब प्राइवेट पार्ट पे वार करने का मतलब न जाने कितने डेसिबल का दर्द होता है। खुशीराम के उस वार से विजेंद्र की तड़प तड़प के मौत होती है। इधर विजेंद्र की मौत हुई। इन लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, जैसे तैसे करके बॉडी को छुपा दिया। तब तक विजेंद्र के जो माँ बाप थे उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वो खुशीराम के भी घर आए। अब फिर जब खुशीराम के घर आए, नहीं मिला। उन्होंने जाते जाते कह दिया कि अब जा रहे हैं पुलिस स्टेशन ही और कहीं जुगाड़ नहीं दिख रहा। इतना सुनते ही ये लोग डर जाते हैं। डरने के बाद अब क्या करें, तो फ़ौरन उस लाश को ले जाते हैं और पराली में छुपा देते हैं। अब पराली में छुपा दिया, लेकिन फिर मन में डर लगा कि कहीं पराली हटी और लाश की पहचान हो गई तो उनके जहन में एक बात आई कि इतनी सारी पराली है, अगर हम इसमें आग लगा दें। ये तमाम प्लान ये 2 को कत्ल करने का 3 तक करते हैं। तो जब तमाम चीज़ें इनको लगता है कि नहीं तो फंस जाएंगे, लाश को नेस्ते नाबूद करना है, एकदम इसके सारे सबूतों को मिटा देना है, तब ये 3 तारीख को फाइनली जाते हैं। आसपास देखते हैं कि कोई है नहीं और ज़्यादा कोई आने वाला है नहीं। तब उस पराली में फाइनली आग लगा देते हैं।
अब पराली में बुरी तरह आग लगती है, पराली जलने लगती है, लगभग लाश जल जाती है। लेकिन किस्मत कहें बदकिस्मती कहें कि जहाँ पे पैर रखा था उस जगह पे शायद पराली थोड़ी सी गीली हुई थी, और जब गीली थी और उसमें नीचे और अगल बगल आग लगी तो उसने धुआं छोड़ना शुरू किया। धुएं की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनी तो ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो गई। अब ऑक्सीजन है नहीं तो फिर पराली वो जल नहीं पाई। इस वजह से जो पैर था थोड़ा सा झुलसा, लेकिन बाकी चीज़ें बची रह गई, उसकी बाकी बॉडी जल गई, और इसी पैर की वजह से ये पूरा मामला फिर सुलझा। अब पुलिस के सामने जब ये पूरा एक बाले जुर्म हुआ, पुलिस वालों के पास अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसने तो कह दिया, लेकिन इस सारी सीन को कोर्ट में कैसे प्रूव करें, क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगती है। पुलिस के सामने दिया बयान वहाँ एडमिसिबल नहीं है। पुलिस ने सबसे पहले उस घर की बढ़िया से जांच पड़ताल की। वहाँ पे जो खून के धब्बे मिले, जहाँ पे नाखून स्ट्रगल किए थे, मिट्टी उखड़ी थी, उन तमाम चीज़ों को फॉरेंसिक की टीम घर में गई, लास्ट कॉल डिटेल को, और जो पैर था उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और जो परिस्थितिजनक साक्ष्य थे, सर्कमटेंशियल एविडेंस, इन तमाम चीज़ों को पुलिस ने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद फाइनली एक चार्जशीट बनाई, और उस चार्जशीट को ले जाके कोर्ट में सबमिट करते हैं। लोअर कोर्ट में यानी सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होती है। 2019 में कत्ल हुआ, मान के चलिए कि 2020 के पहले महीने में चार्जशीट पहुंच गई। पहुंचने के बाद 2020 से सुनवाई चलती रही। 21 बीता, 22 बीता, 23 बीत गया, 20, 21, 22, 23, 4 साल बीत गए। फाइनली साल 2024 के इसी महीने में और इसी हफ्ते में इस केस का फैसला आता है। जो जज साहब थे, जिनका नाम था अजय पराशर न्यायाधीश महोदय, इन्होंने अपना फैसला दिया और कहा कि जिस हिसाब से इन्होंने क्राइम किया है, और एक निर्दोष आदमी को जिसने अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया, अपनी गलती मान ली, उसको इस हिसाब से धोखे से बुलाया और बुलाने के बाद उसकी हत्या की, तो ऐसे हत्यारों को बाहर घूमने देना समाज के लिए हानिकारक है। लिहाजा जो अदालत थी उसने खुशीराम, उर्मिला और उसके देवर प्रताप को उम्र कैद और साथ ही 15-15 हज़ार रुपये की जुर्माना या फिर अर्थदंड लगा दिया। और अब ये लोग हो सकता है कि हाई कोर्ट में चैलेंज करें, और वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, एक कत्ल और उसके अंजाम की, और एक कातिल और उसके पूरे परिवार के अंजाम की। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।